बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम जिस अध्याय को पढ़ेंगे उसका नाम है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। सामाजिक अनुसंधान में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का बहुत महत्व है। इस पद्धति का आरंभ व्यक्ति, संस्था, समुदाय या घटना आदि की समस्या के गहन अध्ययन के लिए हुआ है। इस प्रणाली में व्यक्ति, संस्था या समुदाय को अध्ययन की एक इकाई माना जाता है। इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। उनके पश्चात लिपले ने सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। बर्नार्ड ने लिखा भी है कि सर्वप्रथम इसका प्रयोग अनुमान द्वारा किसी उपकल्पना पर पहुंचने की अपेक्षा प्रस्तावना एवं मन को समझाने एवं समर्थन करने के लिए किया गया था। सामाजिक अनुसंधान में ऐतिहासिक उत्पत्ति की दृष्टि से सामाजिक घटना की व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए वैयक्तिक अध्ययन पद्धति सबसे प्राचीन पद्धति है। आइए बच्चों, हम इस अध्ययन पद्धति को समझें और पढ़ें। इसके पहले इसकी कुछ परिभाषाएं हम देख लेते हैं। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति पीवी यंग के अनुसार वैयक्तिक अध्ययन किसी सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति, परिवार, सांस्कृतिक वर्ग या समस्त जाति हो, के अनुसंधान व उसकी व्याख्या करने की एक पद्धति है। गुड एवं हार्ट के अनुसार यह सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की एक ऐसी प्रणाली है जिससे अध्ययन किए जाने वाले सामाजिक विषय की पूर्णतः रक्षा हो सके। थोड़ा सा भिन्न रूप में यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी सामाजिक इकाई को इसके संपूर्ण स्वरूप में ग्रहण किया जाता है। बिसेंज एवं बिसेंज भी लिखते हैं कि वैयक्तिक अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति, परिस्थिति या संस्था का बहुत सावधानी से अवलोकन किया जाता है। बच्चों, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को केस स्टडी मेथड भी कहते हैं। जैसा अभी हमने इन परिभाषाओं में देखा भी सही, केस स्टडी हम किसी व्यक्ति की कर सकते हैं, किसी संस्था की कर सकते हैं, किसी परिस्थिति की कर सकते हैं। तो केस स्टडी मेथड यानी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति वह पद्धति है जिसमें संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का, किसी परिवार का, किसी सांस्कृतिक वर्ग का। तो इस तरह हम देखते हैं कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के जो संपूर्ण ज्ञान, व्यक्ति के, संस्था के संपूर्ण ज्ञान की एक पद्धति है। आइए अब हम देखते हैं इस पद्धति की विशेषताएं। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषताओं में सर्वप्रथम जो विशेषता है वो है समस्या का गहन अध्ययन। इस प्रणाली में अध्ययन की जाने वाली इकाई के प्रत्येक पक्ष का बड़ी सूक्ष्मतापूर्वक विभिन्न दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, जिससे उसके सभी पहलुओं के विषय में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो सके, जिसके आधार पर प्रामाणिक और सामान्य सिद्धांत निकाले जा सकें। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की दूसरी विशेषता है विशेष सामाजिक इकाई का अध्ययन। इसमें अध्ययन करते समय अनुसंधानकर्ता किसी विशिष्ट इकाई या समूह या इलाके से संबंधित रहता है। जैसा मैंने अभी पहले ही बताया, कोई व्यक्ति हो सकता है, परिवार, संस्था, समुदाय या कोई समूह आदि भी इसमें हो सकता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है संपूर्ण अध्ययन। वैयक्तिक अध्ययन में किसी इकाई या घटना का किसी एक पक्ष का नहीं बल्कि उसके समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें इकाई के समस्त जीवन को ही अध्ययन का केंद्र बनाया जाता है। इसमें व्यक्ति या संस्था सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक एवं दार्शनिक सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तीसरी विशेषता के बाद अब हम देखते हैं इसकी चौथी विशेषता, वो है गुणात्मक अध्ययन। इस विधि में इकाई के संदर्भ में गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, न कि संख्यात्मक। दूसरे शब्दों में इकाई के बारे में आंकड़ों को कोई संख्या पर ध्यान नहीं दिया जाता।
निष्कर्ष में भी संख्याओं में कोई आंकड़े प्रकट नहीं किए जाते हैं। इसमें इकाई का जीवन इतिहास और वर्णनात्मक उल्लेख किया जाता है। इसमें व्यक्ति के जीवन की घटना, प्रेरक तत्वों, आशाओं और आकांक्षाओं आदि का अध्ययन किया जाता है, जिन्हें संख्याओं में प्रकट नहीं किया जा सकता। आकस्मिक कारकों का अध्ययन। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में किसी इकाई या समस्या को प्रभावित करने वाले कारकों एवं परिस्थितियों का पता लगाया जाता है। किसी ऐतिहासिक घटना में घटित होने के पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी रहे हैं, उनको ज्ञात किया जाता है। व्यक्ति के जीवन को एक विशिष्ट मोड़ देने में कौन से कारक प्रेरणादायक रहे हैं, उनका भी पता इस विधि में मुख्यता से लगाया जाता है। और जो इसकी आखिरी विशेषता है वो है संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति ऐसी पद्धति है बच्चों जिसमें सभी विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें साक्षात्कार होता है, इसमें जो है आप प्रश्नावली भी होती है, अनुसूची भी होती है, और अन्य जो पद्धतियां हैं समाजशास्त्र की, ऐतिहासिक पद्धति, सभी का अध्ययन इस पद्धति में किया जाता है, जिससे कि अध्ययन में गहनता आती है और अनुसंधानकर्ता की कुशलता में वृद्धि होती है। तो बच्चों, यह तो थी वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषताएं। अब हम देखते हैं वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की आधारभूत मान्यताएं क्या क्या हैं। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की जो आधारभूत मान्यताएं हैं, उनमें जो पहला बिंदु है वो है मानव व्यवहार की समानता। वैयक्तिक अध्ययन की यह मान्यता है कि मानव व्यवहार में मौलिक एकता पाई जाती है। मनुष्यों में ऊपरी और बाह्य असमानताएं होने पर भी उनकी मूल प्रकृति, प्रवृत्तियों एवं प्रेरक शक्तियों में समानता पाई जाती है। समान स्थितियों में सभी मनुष्य का व्यवहार एक जैसा होता है। उद्विकासवादियों की भी मान्यता यही है बच्चों कि मानव जाति में मानसिक समानता पाई जाती है। इसी आधार पर वैयक्तिक अध्ययन द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सभी पर लागू किए जाते हैं। दूसरी जो विशेषता है वो है सामाजिक घटनाओं की जटिलता। सामाजिक जीवन की घटनाएं जटिल होती हैं और मानव के परिवर्तनशील स्वभाव के कारण उन्हें समझना बहुत कठिन होता है। मानव व्यवहार के अमूर्त होने के कारण उसे ज्ञात करना एक कठिन कार्य है, किंतु मानव व्यवहार की जटिलता का अध्ययन वैयक्तिक अध्ययन विधि द्वारा किया जा सकता है। इस दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण विधि है। तीसरा है समय तत्व का प्रभाव। मानवीय व्यवहार तथा किसी घटना के अध्ययन के समय भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। समाज में जो कुछ भी आज घटित हो रहा है वह भूतकाल की अनेक घटनाओं और प्रभावों का प्रतिफल है। किसी भी घटना या परिस्थिति के पीछे अतीत का इतिहास छिपा होता है। अतः किसी घटना को समझने के लिए उसके पूर्व की घटनाओं एवं इतिहास को जानना बहुत जरूरी होता है। वैयक्तिक अध्ययन में किसी घटना को कालक्रम के कार्य कारण संबंधों के आधार पर देखा जा सकता है। जो इसकी आधारभूत मान्यताएं हैं उसमें है चौथा जो बिंदु है वो है परिस्थितियों की पुनरावृत्ति। मानव व्यवहार परिस्थितियों से प्रभावित होता है। एक ही परिस्थिति बार बार घटित होती है और एक ही इकाई के संपूर्ण अध्ययन द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि मनुष्य एक ही परिस्थिति में किस प्रकार व्यवहार करता है। एक ही परिस्थिति अन्य लोगों के जीवन में भी बार बार आ सकती है, अतः उसके प्रभाव का अनुमान एक ही इकाई या सूक्ष्म और गहन अध्ययन कर लगाया जा सकता है। और जैसा अभी पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि संपूर्ण का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में किसी एक इकाई या घटना के किसी एक पक्ष का नहीं बल्कि उससे संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे अध्ययन में समय बहुत लगता है, किंतु जीवन की संपूर्णता में भी वास्तविकता का अध्ययन संभव हो पाता है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के प्रकार। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। मैं आपको पहले से ही कहती आ रही हूँ कि इसका अध्ययन का विषय एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक परिवार भी हो सकता है और एक संस्था भी हो सकता है। तो वही बात यहाँ भी है कि पहला जो प्रकार है उसे दो श्रेणियों में हम विभाजित करते हैं। एक तो वैयक्तिक का अध्ययन और दूसरा समूह या समुदाय का अध्ययन। व्यक्ति का अध्ययन, इसमें किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन काल का ही अधिकतर अध्ययन किया जाता है।
व्यक्ति के जीवन के समस्त पहलुओं का अध्ययन करने के साथ साथ उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि एवं उसके पर्यावरण का भी अध्ययन किया जाता है, जिनसे व्यक्ति विशेष प्रभावित हुआ है। इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों तथा उपलब्ध प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है समूह या समुदाय का अध्ययन। इसमें व्यक्ति विशेष के अतिरिक्त संपूर्ण समूह या समुदाय के जीवन, उसके किसी एक भाग या उससे प्रचलित किसी समस्या का अध्ययन गहराई से किया जाता है। समुदाय में प्रचलित मान्यताओं एवं जनरीतियों के आधार पर हम उसका वैयक्तिक अध्ययन कर सकते हैं। इनके सूचना संकलन के स्रोत एवं यंत्र हैं प्राथमिक सूचनाएं संकलन जैसे साक्षात्कार, अनुसूची। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के गुण। इस विधि में कई सारे गुण हैं, उसमें प्रमुख गुण इस तरह हैं। पहला है गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन। इस पद्धति में किसी सामाजिक इकाई का गहराई में अध्ययन संभव बनाती है। बर्गेस ने इसीलिए इसे सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र माना है, क्योंकि इससे अत्यंत सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। दूसरी जो विशेषता है वो है इकाई से संबंधित संपूर्ण ज्ञान। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में हम इकाई का समग्र रूप से अध्ययन करते हैं। इससे केवल गहन अध्ययन ही संभव नहीं होता, बल्कि सभी पक्षों का ज्ञान हो जाता है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में हम विभिन्न प्रविधियों का उपयोग करते हैं, जैसे साक्षात्कार, अनुसूची, अवलोकन और द्वितीयक साधनों का भी हम उपयोग करते हैं, जैसे डायरियाँ और पत्र पत्रिकाएँ आदि। फिर प्रारंभिक अन्वेषणों में उपयोगी होती है यह पद्धति। प्रारंभिक जानकारी इस पद्धति से ही प्राप्त हो सकती है, जिससे कई समस्याओं के हल में यह पद्धति सहायक होती है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति शोध करने वाले बच्चों के लिए उपकल्पनाओं के निर्माण में भी उपयोगी होती है। वैयक्तिक अध्ययन उपकल्पनाओं का निर्माण करने का एक प्रमुख स्रोत है, क्योंकि इसमें इकाई के सभी पक्षों के बारे में गहन जानकारी प्राप्त होती है। गुड एम हार्ट कहते हैं कि इससे व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि होती है। यह दीर्घकालीन घटनाओं और प्रविधियों का भी अध्ययन इसके द्वारा संभव होता है। विभिन्न प्रकार के स्रोतों एवं यंत्रों के प्रयोग के कारण व्यक्ति के जीवन इतिहास या घटना के क्रम के बारे में विस्तृत जानकारी इस विधि से प्राप्त हो जाती है। विकास संबंधी अध्ययनों में भी यह पद्धति बहुत अधिक सहायक होती है और इस पद्धति से किसी इकाई के विकास विभिन्न अवस्थाओं में अनुमान लगाने में यह विधि सहायक होती है। जीवन के प्रभावक कारकों का यह प्रविधि अध्ययन करती है। इस प्रणाली में व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। इस कारण व्यक्ति विशेष के जीवन की गहराइयों में जाकर भावनात्मक प्रक्रियाओं को जानने में सहायता मिलती है। व्यक्ति की क्रियाओं के निर्धारक कारक, उनका उद्देश्य, उसके जीवन में नैराश्य, सुख, आनंद आदि उत्पन्न करने वाले कारकों को इस प्रणाली के उपयोग के द्वारा जाना जा सकता है। व्यक्ति को सामाजिक धारणाओं और मूल्यों के बारे में भी ज्ञान इस प्रणाली से प्राप्त होता है और सामाजिक मूल्यों और सामाजिक धारणाओं में समाज में आने वाले परिवर्तनों की ओर भी इससे ज्ञान प्राप्त होता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा हम इकाइयों का वर्गीकरण और वितरण भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा समूह की विभिन्न इकाइयों के गुण हमें ज्ञात हो जाते हैं। इसमें वर्गीकृत निर्देशन निकालने में हमें सहायता मिलती है। इस पद्धति का जो अंतिम विशेषता या गुण होता है वह यह होता है कि इस पद्धति के द्वारा विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन संभव है। इस प्रणाली के द्वारा व्यक्ति की विशिष्ट प्रवृत्तियों और प्रेरणाओं का अध्ययन होता है, जिसका प्रत्येक रूप से एक दूसरे के साथ संबंध होता है। चार्ल्स कुले लिखते भी हैं कि वैयक्तिक अध्ययन हमारे निरीक्षण को गहन बनाता है तथा जीवन के अंदर झांकने की अधिक स्पष्ट दृष्टि प्रदान करता है। यह प्रत्यक्ष रूप के व्यवहारों का अध्ययन करता है, न कि अप्रत्यक्ष या अमूर्त साधनों द्वारा। चलते चलते बच्चों, अब हम इस विधि के दोषों को भी देख लेते हैं। तो इस पद्धति में कुछ कमियां या दोष होते हैं जो इस प्रकार हैं। अस्पष्ट तथा अवैज्ञानिक। यह विधि अस्पष्ट एवं अवैज्ञानिक मानी जाती है, क्योंकि इसमें इकाइयों के चयन करने के नियमों का पालन नहीं किया जाता।
फिर दूसरा है सीमित अध्ययन। इस अध्ययन पद्धति में इकाइयाँ बहुत कम होती है, अतः निदर्शन द्वारा उनका चयन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी अध्ययन इकाई एक परिवार, एक व्यक्ति, एक संस्था, तो एक छोटी सी इकाइयाँ इसमें होती हैं, इसलिए उनका अध्ययन भी सीमित ही हो पाता है। दोषपूर्ण सामान्यीकरण। इनमें इकाइयाँ सीमित होने से सामान्यीकरण करने में भी कठिनाई होती है, क्योंकि व्यक्ति के सभी पक्षों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाता है तथा यह अध्ययन कालक्रम के अनुसार होता है, अतः अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता से हमदर्दी हो जाती है। इससे पक्षपात की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती है। फिर अप्रमाणित तथ्य इसमें प्राप्त होते हैं। यद्यपि इसमें अनेक प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है जिससे तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच होती है, फिर भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका दोहरा व्यक्तित्व होता है। ऐसी परिस्थिति में हो सकता है दूसरे द्वारा बताई गई सूचनाएं वास्तविक न हों। एक जो इसका अवगुण है वो है अत्यधिक आत्मविश्वास। इसमें अनुसंधानकर्ता सूचनादाता की गहराई से जांच करता है, इसलिए उसमें झूठा आत्मविश्वास पैदा हो जाता है कि उसने उसके संपूर्ण पक्ष का अध्ययन कर लिया। एक अवगुण इसका है दोषपूर्ण प्रलेख। जब दैतिक आंकड़ों का प्रयोग होता है तो जो प्रलेख हमें मिलना सरल नहीं होते और कई बार ये अपूर्ण और अनेक त्रुटियों वाले भी हो सकते हैं। वो प्रलेख बिल्कुल सही हो यह भी संभव नहीं है। इस पद्धति का जो एक बहुत बड़ा अवगुण है वो है इसमें अत्यधिक धन और समय लगता है, क्योंकि हम इसमें एक परिवार, एक संस्था या एक व्यक्ति को लेते हैं और उसके संपूर्ण का अध्ययन करते हैं। तो संपूर्ण का अध्ययन करने के लिए हमें उस इकाई तक बार बार पहुंचना होता है, उसके एक एक पहलुओं को जानना होता है। इसलिए इस पद्धति में जो है धन के साथ साथ बहुत अधिक समय भी लगता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि यह पद्धति जो है, इस पद्धति में कुछ खामियां भी हैं। तो बच्चों, आज हमने जिस पाठ को पढ़ा वो था वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड। आशा करती हूँ यह आपको समझ में आया होगा। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे।